धरती, बाहर से शांत, ठंडी, स्थिर, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक उबलती हुई दुनिया। इंडोनेशिया का सेमेरू और इथियोपिया का हेली गुब्बी, दो महाद्वीप, दो ज्वालामुखी और दो ऐसे धमाके जिन्होंने इंसानों को याद दिलाया कि इस ग्रह का दिल अभी भी धड़क रहा है और आग से भरा हुआ है। सेमेरू ने 13 किलोमीटर तक आग की नदियां बहाई। हेली गुब्बी ने सिर्फ कुछ सेकंड में 15 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार आसमान में भेजा। 12,000 साल की खामोशी एक ही पल में टूट गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये ज्वालामुखी क्यों फटे, सवाल ये है धरती की गहराइयों में आखिर चल क्या रहा है और क्या आने वाले सालों में ऐसे विस्फोट और भी बड़े होंगे। आज हम खोजेंगे इन ज्वालामुखियों की असली कहानी, उनकी बनावट, उनकी ताकत और वह रहस्य जिसके कारण कहीं चट्टानें पिघलती हैं और कहीं हजारों साल बाद भी ज्वालामुखी जीवित हो उठते हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर खड़ा माउंट सेमेरू बाहर से एक आम पहाड़ दिखता है, लेकिन उसके भीतर धरती का सबसे बड़ा रहस्य उबल रहा होता है। 19 नवंबर की दोपहर ठीक 2 बजे के आसपास पहाड़ के भीतर जमा मैग्मा अचानक फट पड़ा। कुछ ही मिनटों में 6,500 फीट ऊंचाई तक राख का काला गुब्बार आसमान में छा गया और 13 किलोमीटर दूर तक दौड़ता हुआ पायरोप्लास्टिक फ्लो यानी आग का तूफान गांवों की तरफ बढ़ने लगा। लोग भाग रहे थे, अलार्म बज रहे थे और सेमेरू साबित कर रहा था कि धरती आज भी जिंदा है। इथियोपिया के एक शांत, सूखे से दिखने वाले पठार पर सदियों से सोया हुआ एक ज्वालामुखी पड़ा था, हाईली गुब्बी। स्थानीय लोग इसे बस एक पुराना पहाड़ मानते थे। वैज्ञानिक इसे डॉर्मेंट वोल्केनो कहकर फाइलों में दर्ज कर चुके थे। माना जाता था कि इसने आखिरी बार करीब 12,000 साल पहले लावा उगला था। इतने लंबे सन्नाटे के बाद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये पहाड़ फिर से जाग सकता है। फिर एक दिन बिना किसी बड़ी चेतावनी के धरती ने करवट ली। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। गैस सेंसरों ने असामान्य रीडिंग दिखाना शुरू की और कुछ ही पलों में हेली गुब्बी ने आसमान की तरफ अपना क्रोध उछाल दिया। राख का गुब्बार 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। काले धुएं और राख ने इथियोपिया के आसमान को ढक लिया। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हवा में घुलने लगीं, जिनका असर सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही दिनों में मौसम उपग्रहों ने जो तस्वीरें भेजी उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। हेली गुब्बी की राख और गैसों का बादल हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंचने लगा। रिपोर्टों में आया कि इसकी पतली राख की परत दिल्ली और पंजाब के आसमान तक दर्ज की गई। कई उड़ान मार्ग बदले गए, कुछ फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। यह सिर्फ एक ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था, यह एक याद दिलाने वाला झटका था कि चाहे 12,000 साल बीत जाएं, धरती कभी सच में खामोश नहीं होती। हम रोज जो जमीन पर चलते हैं वह हमें ठोस और स्थिर महसूस होती है, लेकिन सच ये है कि हमारी धरती की बाहरी परत यानी क्रस्ट कई विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें लगातार हिलती खिसकती रहती हैं, साल में कुछ सेंटीमीटर, लेकिन लाखों सालों में यही कुछ सेंटीमीटर पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल देते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसने लगती है, तो गहराई में स्थित चट्टानों पर दबाव और तापमान दोनों बढ़ने लगते हैं। यह चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनाती हैं, बेहद गर्म पिघली हुई चट्टान जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मैग्मा हल्का होता है, इसलिए वह नीचे की घनी चट्टानों के बीच से रास्ता बनाते हुए ऊपर की ओर उठने लगता है। कभी कभी यह धरती की सतह से कुछ किलोमीटर नीचे रुककर एक विशाल मैग्मा चेंबर बना लेता है, जहां यह सालों, सदियों या हजारों सालों तक जमा रह सकता है। इस दौरान मैग्मा के भीतर घुली गैसों का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। जैसे किसी प्रेशर कुकर में भाप का दबाव बढ़ता है, वैसे ही मैग्मा भी आसपास की चट्टानों पर जबरदस्त दबाव डालता है। एक समय ऐसा आता है जब ऊपर की चट्टानें इस दबाव को सहन नहीं कर पाती, वे टूट जाती हैं, दरारें बनती हैं और इन्हीं दरारों से मैग्मा तेजी से सतह की तरफ भागता है। जब यह पिघली चट्टान जमीन के बाहर निकलती हैं, तो हम उसे लावा कहते हैं। यही लावा, राख, गैसें और चट्टानें मिलकर वह दृश्य बनाती हैं जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सेमेरू और हेली गुब्बी जैसे ज्वालामुखी अचानक सक्रिय क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब हमें उनकी लोकेशन और प्लेट टेक्टोनिक्स में छिपा मिलता है। इंडोनेशिया का सेमेरू एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है तो उसके साथ समुद्री तल की ठंडी पानी भरी चट्टानें भी गहराई में पहुंचती हैं। बढ़ते तापमान और दबाव के कारण ये चट्टानें पिघलने लगती हैं और मैग्मा बनता है। यही मैग्मा
हल्का होकर ऊपर उठता है और समय के साथ किसी पहाड़ के नीचे जमा होकर ज्वालामुखी को जन्म देता है। सेमेरू के मामले में यह मैग्मा चैम्बर लगातार भरता रहा। विस्फोट छोटे छोटे भी होते रहे, लेकिन 19 नवंबर जैसा विस्फोट तब हुआ जब गैसों और मैग्मा का दबाव एक खास सीमा से ऊपर चला गया। दूसरी तरफ इथियोपिया का हेलीगुब्बी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के पास स्थित है, जहां प्लेटें आपस में अलग हो रही हैं। जब प्लेटें अलग होती हैं तो उनके बीच की जगह में गहराई से मैग्मा ऊपर उठने लगता है। यह क्षेत्र धीरे धीरे खिंच रहा है, फैट रहा है और नया क्रस्ट बन रहा है। इसी प्रक्रिया के दौरान कभी कभी पुराने सोए हुए ज्वालामुखी भी दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। हेलीगुब्बी की 12,000 साल बाद हुई जागृति इसी रिफ्टिंग प्रक्रिया और गहराई में जमा दबाव का नतीजा है। दोनों ज्वालामुखी अलग अलग प्लेट सीमाओं पर हैं, लेकिन दोनों के विस्फोट का कारण एक ही है, धरती के भीतर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ना। हम अक्सर ज्वालामुखी की एक ही तस्वीर सोचते हैं, एक नुकीला पहाड़ और ऊपर से निकलती आग, लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में ज्वालामुखी सिर्फ एक तरह का नहीं है। धरती पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी, उनकी बनावट, लावा और विस्फोट के तरीके के आधार पर कई श्रेणियों में बंटे हैं, जिनमें से 4 मुख्य प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, शील्ड वॉल्केनो। ये धरती के शांत दैत्य हैं। ये ऊंचाई में बहुत ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन चौड़ाई में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। इनका लावा पतला और कम चिपचिपा होता है, इसलिए यह तेजी से बहता है और दूर तक फैल जाता है। विस्फोट आमतौर पर कम धमाकेदार होते हैं। हवाई का मौना लोआ इसका क्लासिक उदाहरण है। दूसरा, स्ट्रेटो या कंपोजिट वॉल्केनो। यही वह श्रेणी है जिसमें सेमेरू आता है। ये ऊंचे खड़ी ढलानों वाले नुकीले शिखर वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनमें लावा ज्यादा चिपचिपा होता है, जो आसानी से नहीं बहता और वेंट के आसपास जमा होता रहता है। जब दबाव बढ़ता है तो यह बेहद विस्फोटक रूप में फटता है। राख, चट्टानें, गैसें, सब कुछ एक साथ बाहर आता है। तीसरा, सिंडर कोन वॉल्केनो। ये छोटे लेकिन तेज होते हैं। ऊंचाई आमतौर पर 300 से 400 मीटर। सिर्फ एक मुख्य वेंट से लावा और राख ऊपर फेंकी जाती है, जो आसपास छोटे पहाड़ जैसा ढेर बना देती है। चौथा, लावा डोम। इनमें बहुत चिपचिपा लावा होता है जो दूर तक बह नहीं पाता। ज्वालामुखी के मुंह पर ही गुंबद जैसा ढांचा बना लेता है। कभी कभी यही जमा हुआ गुंबद अचानक ढह जाता है और तेज विस्फोट पैदा कर सकता है। हर प्रकार का ज्वालामुखी अपने तरीके से खतरनाक और वैज्ञानिकों के लिए जरूरी संकेतक है। इंडोनेशिया को अगर आप सिर्फ हरे भरे जंगलों, समुद्र तटों और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानते हैं तो तस्वीर अधूरी है। असलियत यह है कि यह देश धरती के सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन पर बना है, जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक विशाल घेरा है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती, फिसलती और एक दूसरे के नीचे धंसती रहती हैं। यही कारण है कि दुनिया के करीब 75 से 80% सक्रिय ज्वालामुखी और लगभग 90% बड़े भूकंप इसी इलाके में होते हैं। इंडोनेशिया इस घेराबंदी के ठीक बीचों बीच बैठा है। इसके नीचे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और कुछ छोटी माइक्रो प्लेट्स लगातार एक दूसरे के साथ जंग लड़ रही हैं। इस जंग का परिणाम है मैग्मा का अनवरत उत्पादन, नई नई ज्वालामुखीय श्रृंखलाएं और बार बार होने वाले विस्फोट। जावा, सुमात्रा, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, इन द्वीपों पर फैले ज्वालामुखियों की पूरी कड़ी एक तरह से आग की दीवार बनाती है। मेरापी, क्राकाटोआ, तंबोरा और सेमेरू जैसे नाम सिर्फ जियोग्राफी की किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसे पर्वत हैं जिन्होंने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया, जलवायु बदल दी और इतिहास की दिशा मोड़ दी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सिर्फ खतरा नहीं, एक दैनिक वास्तविकता है। यहाँ के लोग राख, भूकंप और विस्फोटों के बीच जीना सीख चुके हैं, लेकिन सेमेरू जैसे विस्फोट हर बार एक नई याद दिलाते हैं कि रिंग ऑफ फायर के इस भूभाग पर बसना मानो धरती के दिल के ठीक ऊपर घर बनाना है। जब हम ज्वालामुखी विस्फोट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले लावा की धाराएं आती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर विस्फोट कई स्तरों पर विनाश लेकर आता है। पहला, बहता हुआ लावा। ये पिघली हुई चट्टान 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होती है। अपने रास्ते में आने वाले घरों, सड़कों, जंगलों, फसलों सबको निगलती चली जाती है। हवाई के किलावा में सैकड़ों घर लावा के नीचे दफन हो गए। सेमेरू के आसपास गांवों में भी यही गर्म धाराएं लोगों की जिंदगी बदल गईं। दूसरा, पायरोप्लास्टिक फ्लो।
यह शायद ज्वालामुखी का सबसे भयानक चेहरा है। गैस, राख और चट्टानों का 800 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला बादल जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज गति से ढलानों पर नीचे दौड़ता है। इससे भागना लगभग असंभव है। सेमेरू में यही आग का तूफान 13 किलोमीटर तक विनाश का निशान छोड़ता चला गया। तीसरा, ज्वालामुखीय राख। यह राख मुलायम नहीं बल्कि कांच जैसे नुकीले सूक्ष्म कणों से बनी होती है। सांस के जरिए अंदर जाए तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, फसलों को नष्ट कर सकती है और हवाई जहाजों के इंजन तक बंद कर सकती है। हेलीगुब्बी की राख तो हजारों किलोमीटर दूर तक दर्ज की गई। चौथा, जहरीली गैसें CO2, SO2 और अन्य गैसें निचले इलाकों में जमा होकर जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां गैसों ने पूरे के पूरे गांव खत्म कर दिए। पांचवा, लहार और कीचड़ के सैलाब। राख जब बर्फ या बारिश के पानी के साथ मिलती हैं तो भारी कीचड़ बनाती हैं जो नदी की तरह दौड़कर पूरे शहरों को दफन कर सकती हैं। छठवां, भूकंप और सुनामी। कई बार ज्वालामुखी गतिविधि के साथ भूकंप और समुद्र के नीचे विस्फोट से सुनामी भी पैदा हो जाती है। जब भी हम ज्वालामुखी की कल्पना करते हैं तो दिमाग में आग, राख और तबाही की तस्वीर उभरती है। लेकिन प्रकृति की कहानी हमेशा एक तरफा नहीं होती। जिस ज्वालामुखी से विनाश आता है उसी से जीवन की कई बुनियादी जरूरतें भी पूरी होती हैं। सेमेरू और हेलीगुब्बी सिर्फ दो ज्वालामुखी नहीं, दो सबक हैं। एक एशिया से, दूसरा अफ्रीका से, लेकिन दोनों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। सेमेरू ने दिखाया कि अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास बसे समुदाय कितने असुरक्षित होते हैं। भले ही वहां के लोग बार बार होने वाले छोटे विस्फोटों के आदी हो चुके हों, लेकिन एक बड़ा विस्फोट अचानक सारी तैयारी की परीक्षा ले लेता है। इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, सुरक्षित निकासी रास्ते, आश्रय स्थल, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी मजबूत होने चाहिए। सेमेरू के आसपास तेजी से की गई निकासी ने सैकड़ों जानें बचाईं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। दूसरी तरफ हेलीगुब्बी ने एक अलग तरह की चेतावनी दी कि डोरमेंट ज्वालामुखी को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेमेरू और हेलीगुब्बी की कहानी आखिरकार हमें यही सिखाती है कि हम धरती के मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हैं और मेहमान